नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर नसीम अहमद नसीम, उर्दू शायरी और तनक़ीद का एक मोतबर नाम, जिनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। इजाब इन्हिराफ, नेपाल में उर्दू ज़बान व अदब, बिहार में उर्दू अफसाना, तनक़ीदी जिहाद, इसके अलावा 24 ज़बानों की सबसे बड़ी एकेडमी साहित्य अकेडमी ने इनकी एक किताब ग़ियास अहमद गद्दी के उन्वान से शाये की है। डॉक्टर साहब की नज़र सिर्फ सकाफ़त पर ही नहीं है बल्कि सियासत से भी बाखबर हैं। डॉक्टर नसीम अहमद नसीम साहब, आपका स्टूडियो में खैर मक़दम है। शुक्रिया। डॉक्टर नसीम साहब, आपकी बुनियादी शनाख्त जो है एक नाक़िद की हैसियत से है, तो आप ये बताएं कि आज के हद में तनक़ीद की क्या यूटिलिटी है, उसकी क्या इफ़ादियत है, जबकि आजकल के बेशतर नक्काद के पास न अपनी नज़र है, न अपना नज़रिया है, न उनका मुताला वसी है और न ही वो उलूम व फ़नून से ज़्यादा आगाह है। जबकि बैन उलूमी तरीक़े नक़्द जो है वह आज के ज़माने में ज़्यादा राइज है और ज़्यादातर वही बड़े नक्काद समझे जाते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर नज़र रहती है। तनक़ीद का मामला शुरू से ही बहुत पेचीदा रहा है और आम तौर से नक्कादों पर ये उंगलियां उठती रही हैं, अंगुश्त नुमाई होती रही है कि नक्काद दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के फ़नकार होते हैं और ये मक्खी पे मक्खी मार के रखने का काम करते हैं। लेकिन मामला ये है, ये एक अलग सवाल है कि तनक़ीद का मेयार गिरा है। मयार इसलिए गिरा है कि जो फ़नपारों पे गहरी नज़र रखने वाले लोगों की जो एक टीम थी, जो एक नस्ल थी हमारे बुज़ुर्गों की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। नए अहद में जो तनक़ीद निगार हैं वो बहुत ही जल्दबाजी के शिकार हैं। वो चीज़ों को बिल-इश्तियाक़ पढ़ते नहीं हैं, तवज्जो से मतन के अंदर उतरते नहीं हैं और फ़नपारे की रूह को पकड़ नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि ऊपर ऊपर की बातें होती हैं और फ़नपारे का सही एहतिसाब नहीं हो पाता है। यही वजह है कि तनक़ीद का मेयार गिरा है और तनक़ीद ही का नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि अदब की हर सिन्फ़ का मेयार गिरा है। लेकिन तनक़ीद की अहमियत से किसको इनकार हो सकता है? आम तौर से कहा जाता है कि तनक़ीद की ज़रूरत, कुछ तो अदबा शोरा कहते हैं कि ये कार अबस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो तनक़ीद निगार हैं, जो अदब पर नज़र रखते हैं, उनकी तहरीरों को पढ़ने से अंदाज़ा नसीम भाई ये बताएं, आज जबकि तनक़ीद की कोई शरियात मरतब नहीं की गई है, कोई उसका मेयार मुतय्यन नहीं किया गया है, न कोई ज़ाब्ता तय किया गया है। एक मुक़द्दमे शेर व शायरी को समझा जाता है कि तनक़ीद का पहला मंशूर है और उसकी बुनियाद पर लोग शायरी पे तनक़ीद करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि कोई वाज़ेह उसूल होना चाहिए न तनक़ीद का? देखिए, वो साइंसी तनक़ीद जिसको अदबी तनक़ीद भी कहते हैं, तो उसके उसूल व ज़वाबित तो हैं। अब तासुराती तनक़ीद, जमालियाती तनक़ीद, उसके मुतल्लिक़ लोग जानते हैं, पढ़ने वाले जानते हैं कि वो ज़ाती पसंद और नापसंद पर मबनी तनक़ीद होती है। लेकिन साइंसी तनक़ीद जिसको अदबी तनक़ीद कहा जाता है, उसके एलानिया कोई उसूल व ज़वाबित नहीं है सामने, लेकिन उसके उसूल व ज़वाबित वाज़ेह हैं कि फ़नपारों को हम किस तरह से देखेंगे और किस तरह से हमें देखना चाहिए। ये और बात है कि बहुत से ऐसे लोग तनक़ीद के मैदान में आ गए जो तनक़ीद की शरियात या तनक़ीद के उसूल व ज़वाबित, तनक़ीद की ज़रूरत क्यों है, तनक़ीद की अहमियत क्या है, इससे नावाकिफ़ हैं। नहीं नसीम भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही शायर के बारे में अलग अलग लोगों के नज़रियात होते हैं।
کہیں کسی کی سہل پسندی کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں، کہیں کسی کی مشکل پسندی کو، تو ایک واضح موقف، ایک واضح اصول بنانا چاہیے نا، اور اسی معیار پر کسی چیز کو، کسی تخلیق کو پرکھنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معیار کے اندر ایک طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی معیار عظمت کی جو منطق ہوتی ہے وہ غیر واضح ہے ان لوگوں کے یہاں۔ میری دانست میں تنقید نگار کے لیے کسی ایک فارمولا کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مشکل پسندی بھی ہماری روایتی شاعری کا بہت ہی اہم حصہ ہے، اور مشکل پسند شعراء نے بہت اچھے اچھے اشعار کہے ہیں، اور وہ زمانہ مشکل پسندی کا زمانہ، اس کو سمجھنے والے لوگ تھے، تو اس کی تعریف ہوئی، ایک عہد میں ہوئی، لیکن عہد کے بدلنے کے ساتھ سہل پسندی کی طرف لوگوں کی توجہ گئی، اور لوگوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی شعراء نے کہ شاعری کو عوام کے قریب کرنے کے لیے سہل الفاظ، تراکیب استعمال کر کے اور ہم اس کے قریب جائیں، قارئین کے قریب جائیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ادب کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں ہے، اور ادب کو کسی اصول کے دائرے میں محصور کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے میری سمجھ سے۔ ڈاکٹر نسیم صاحب، کیونکہ آپ نے بہار میں اردو افسانے کے حوالے سے کتاب بھی تحریر کی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہار میں افسانہ نگاروں کی کثرت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہاں کی جو فکشن تنقید ہے وہ زیادہ، اس کی روایت مضبوط نظر نہیں آتی، صرف چند نام ہے، جبکہ ذہانت کی کمی نہیں ہے، تنقیدی بصیرت کی کمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی توجہ فکشن تنقید کی طرف کیوں نہیں ہے بہار میں، جبکہ اتنے بڑے بڑے فنکار، تخلیق کار وہاں ہیں، عبدالصمد ہیں، شمویل احمد ہیں، شوکت حیات ہیں، شفیع جاوید ہیں، مشتاق احمد نوری ہیں، بہت سارے نام گنایا جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے وہاں کی تنقید مطلب سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ دیکھیے، تخلیقی فنکاروں کے مقابلے میں نقاد ہر جگہ کم ہوتے ہیں، اور ان کم ہونا بھی چاہیے، اس تناسب سے نقادوں کو نہیں ہونا چاہیے جس تناسب میں فنکار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بہار میں فکشن تنقید لکھنے والے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا نام آپ دیکھیے، پروفیسر وہاب شفیع نے فکشن پہ کتنا کام کیا، آپ کو پروفیسر لطف الرحمان نے کیا کام، اس کے علاوہ احمد حسن آزاد نے کیا، کلام حیدری کا ایک بڑا نام ہے، اچھا خاصا لکھا انہوں نے، اور نئی نسل میں بھی کئی لوگ لکھ رہے ہیں، شہاب ظفر اعظمی کا تو بالکل کام ہی ہے ناول پر، فکشن پہ، اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیام نیر ہیں، ادھر دربھنگہ میں مسلسل کام کر رہے ہیں، خود ارتضیٰ کریم نے فکشن پر کام کیا۔ اس طرح سے نئے لوگوں میں کئی لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں کہ دوسرے صوبوں کی مناسبت سے دیکھیں تو فکشن تنقید وہاں لکھی جا رہی ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکشن وہاں ابھی آج کے دور میں اس وقت فکشن کم لکھا جا رہا ہے، ڈرامہ سرے سے غائب ہو گیا، ڈرامہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کسی کا ناول شائع ہوا ہے، تو ناول بھی ایک سال میں کوئی ایک ناول آ گیا، اور افسانے کا حال تو یہ ہے کہ عبدالصمد ہوں، شوکت حیات ہوں، یا شمویل احمد ہوں، کچھ اس لیول کے جو افسانہ نگار ہیں، انہوں نے کب کا لکھنا بند کر دیا، وہ پرانی چیزوں پہ ابھی تک اکتفا کر رہے ہیں، جو ایک رفتار تھی وہ رفتار باقی نہیں رہی۔ نسیم بھائی دیکھیں، بہار میں بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، لیکن بہار کے افسانے کا جو ایک امتیازی عنصر ہے، آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کیا؟ بہار میں افسانہ نگاروں کے یہاں علاقائی مسائل کو افسانہ نگاروں نے، ناول نگاروں نے خصوصی طور پر اپنا موضوع بنایا ہے، اور حقانی بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں مسائل ہوتے ہیں وہیں پر تخلیق جنم لیتی ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جہاں جتنے گہرے مسائل ہوتے ہیں بڑی تخلیق سامنے آتی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت قتل و غارت نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہجرت کے دوران
बड़े बड़े मामलात नहीं होते तो मेरे ख्याल से वो 60-70 नोवेल जो आए वो उतने नहीं आते। जी बिल्कुल सही। तो बिहार में बहुत से मसाइल हैं, रोजगार का मसला है, तालीम का मसला है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बहुत तरह के मसाइल हैं, इसलिए फनकारों के पास मौजूदात बहुत से हैं। मेरे ख्याल से आपने शायद सुहेल अजीम आबादी का जिक्र करना आप भूल गए कि जिन्होंने आदिवासी पे या संताल परगना पे लिखा, तो जाहिर है अख्तर औरैनवी ने भी लिखा है, तो इस तरह के मौजूदात पर दूसरे लोगों ने टच नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इनफरादियत है बिहार के अफसर। जी बिल्कुल, छोटा नागपुर संथाल परगना के हालात आज से 50 साल पहले जो थे आज भी बहुत नहीं बदले हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बेरोजगारी की बात की है तो जाहिर है कि एक कौमी मसला बन गया आज के ज़माने में। हाँ बेशक। और ख़ास तौर पर जो लोग कहते हैं कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उर्दू में ज़्यादातर जो लोग तहकीक कर रहे हैं या कर चुके हैं उनमें से एक बड़ी तादाद जो है बेरोज़गारों की, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है और इसका जवाब भी मेरे ख्याल से बहुत तल्ख मेरे पास है। जी जी जी। तल्ख इस माना में कि हमारा जो उर्दू माशरा है वो बंद दिमाग का माशरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे यहाँ फराख दिली की कमी है, वसअत ज़हनी की कमी है, और एक उर्दू वाला दूसरे उर्दू वाले के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता है। हाँ, यानी कह सकते हैं कि उर्दू जो है ये विफाक के बजाय एक निफाक की ज़बान भी बनती जा रही है। इसमें साजिश ज़्यादा है, सियासत ज़्यादा है, और जो जितना ओरिजिनल है उतने ही लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। अब देखिए, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे जो MA के स्टूडेंट हैं, जी, 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 जो उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके हालात आप देखेंगे तो आपको रोना आएगा। नहीं, ये जानते हुए भी कि उर्दू में उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हाँ, है, उनका कैरियर नहीं, उसके बावजूद भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं, लगे हैं कि हम उर्दू में काम करेंगे और इसकी आखिरी हद तक हम पहुंचेंगे, उर्दू की खिदमत करेंगे। लेकिन माली मामलात मसाइल उनके साथ इस तरह से चिपके रहते हैं कि वो पसमुर्दा हो जाते हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर उनके लिए कोई रास्ता निकल आए कि जो स्टूडेंट उर्दू से MA कर रहा है या किसी सब्जेक्ट से, मैं उर्दू तक की बात नहीं करता हूँ, कम से कम MA में आ गया, रिसर्च स्कॉलर हो गया, तो उसको कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अखराजात के लिए, वरना आला तालीम का फ़रोग कैसे होगा? 10,000 रुपये मिलने चाहिए। अब मसला ये है कि 10,000 रुपये ये इतनी बड़ी तादाद में कैसे दिए जाएंगे लड़कों को? तो उसका वाहिद एक रास्ता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेंशन पे जी रहे हैं, वो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। जो बुजुर्ग रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। किस लिए? कि दूसरों का कुछ भला हो जाए। तो हमारे उर्दू के जो अफसरान हैं या उर्दू के जो प्रोफेसरान हैं, उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और काम तो सब जानते हैं कि उनकी तदरीस क्या है और क्या उनका परफॉर्मेंस है, ये सब जानते हैं, और ड्यूटी की मुद्दत क्या है। जी। फिर भी मेरा ख्याल है नसीम भाई कि 360 दिनों में 120 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते। 120 क्या 100 के आसपास भी ये अगर कहते हैं तो ये बहुत बड़ी इससे बेहतर तो मदारिस के एहसास हैं, जो बेचारे पूरे साल लगे रहते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत ही कम है। मेरे वो तो मेहनताना दिया ही नहीं जाता उनको। बिल्कुल, वो तो कहने के ही लायक नहीं है कि कितनी मिलती है। जी। तो मेरे ख्याल से कुर्बानी देनी चाहिए। जो मोटी रकम मिलती है, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? 50,000 रुपये काफ़ी हैं। तो जिंदा रहने के लिए एक आदमी को इतना पैसा बहुत होता है। मुझे अगर 25,000 रुपये मिलते हैं तो मैं जी लूँगा, बिल्कुल, हमारा लाइफ स्टाइल वैसा हो जाएगा। तो हमें आज कुर्बानी की ज़रूरत है। हम कुर्बानी दें और एक अपनी तनख्वाह से जो है ना रजाकाराना तौर पर एक जो है ना रकम निकाले कि ये हमारे रिसर्च स्कॉलर फंड में जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये रजाकाराना तौर पे ये कर नहीं सकते। सरकार को इस सिलसिले में इक़दाम करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोज़गारी की शरह कैसे कम की जाए और कैसे बेरोज़गार लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो उसको सरकारी सतह पर अगर कुछ इक़दाम किया जाए तो मेरे ख्याल से इसके देखिए, इस मामले में
पड़ोसी मुल्क में पेशरफ्त हुई है और बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले लोगों को ये कहा गया है और कुछ इस पे काम भी हुआ है कि उसको ऐसा किया जाए कि बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि किसी को 5,000 तनख्वाह मिले, वो वही पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में, और वही उसी टीचर को 2 लाख रुपए मिले जो वो जामियात में पढ़ा रहा है। जी जी जी। तो इतनी बड़ी खाई, खलीज नहीं इतनी होनी बड़ी चाहिए ज़्यादा। खलीज, इसको पाटने की ज़रूरत है और बिल्कुल मबनी पर इंसाफ ये बात है। जी जी जी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये रज़ाकाराना तौर पर नसीम भाई, मामला यह है कि मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है। अब ये कैसे ये लोग कुर्बानी देंगे, इसार करेंगे? ये सिर्फ लफाजी हो सकती है इन लोगों की तरफ से कि हम इसार कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन लोगों के अंदर इसार कुर्बानी नहीं है। इनके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा हवस है, ये चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। सेमिनार में जाते हैं और दूसरे ज़रा इस्तेमाल करते हैं पैसों के लिए। तो आखिर इनसे कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहों में तखफीफ करवाएंगे? देखिए, ये हम जिस माशरे में रहते हैं ये एक उसकी पहचान भी है। जी जी जी। आप दूसरी कम्युनिटी में जाइए, वहाँ कुर्बानी का जज्बा है। जी जी जी। ठीक है, हमारे यहाँ भी है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं तमाम खराबियाँ वहीं पर हैं। जी जी जी। वो एक पैसे का नुकसान वो नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका अगर बस चले तो दूसरों का भी समेट कर रख लेंगे। जी जी जी। और जब तकरीरें करेंगे तो तमाम उसूल और तमाम तरह की अखलाकियात पे वो बात करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मिजाज बदलने की ज़रूरत है। उर्दू को भी कुर्बानी की ज़रूरत है। जी, 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 और उर्दू वालों को भी कुर्बानी की ज़रूरत है। नसीम भाई, आपने जो जिक्र किया कि ये लोग सिर्फ तकरीरें करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मेरे जहन में एक बात और आई कि ये लोग दूसरे बच्चों से कहते हैं कि भाई उर्दू पढ़िए, और ख़ुद अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, उर्दू से दूर रखते हैं। मतलब तो ऐसा क्यों है इन लोग? मैं तो कम से कम 100 उर्दू के प्रोफेसर्स को जानता हूँ, बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान में, जिनके घरों में उर्दू पे बैंड है। उनकी बीवियां कहती हैं कि उर्दू नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, तो उसका बाप कहता है कि ठीक है, नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक कि वो उर्दू रस्म ख़त भी नहीं जानते हैं। उनके घर में जो किताबों का अंबार है वो उनके मरने के बाद उठा के वो बच्चे कूड़े के में बेच देंगे। जी जी जी, ये तो कई वाक़यात इस तरह के सामने हाँ, आए हैं। और उनकी तमाम तहरीरों को उठा के फेंक दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने न उर्दू से वफादारी की, न अपने बच्चों से वफादारी की। उनके बच्चे न सिर्फ उर्दू से बेगाना रहे, बल्कि अपनी तहजीब से भी बेगाना हो गए। और एक बात हक्कानी भाई मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू से बेगाना होना, नाबलद होना, अपने मजहब से भी बेगाना होना है। बिल्कुल सही। इसलिए कि हमारी 80% मजहबी किताबें उर्दू में है। जी जी जी। हमारी तहजीब उर्दू में है। वो नहीं, उर्दू नहीं पढ़ेगा तो उसी अंदाज में बात करेगा, उसी वो तौर तरीका बाहर का लाएगा और धीरे धीरे घर का माहौल वो ख़राब होता चला जाएगा। हाँ नसीम भाई, ये देखिए उर्दू इदारे जो हैं, मतलब जामियात में जो एक मेयार तालीम मुतासिर हुआ या मजरू हुआ है, उसके लिए आप किनको ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए ज़िम्मेदार मैं सिर्फ टीचर को नहीं मानता हूँ कि जामियात में तहक़ीक़ का मेयार गिर गया या तालीम का मेयार गिर गया। इसमें जो खेप आ रही है, जी जी जी, नई नस्ल की जो खेप आ रही है वो बहुत जल्दबाज खेप है। जी जी जी, बहुत जल्दी उसको रिज़ल्ट चाहिए और उसको पोजीशन चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि मेहनत, मुतालिया, मश्क, मुशाहिदा, इन चीज़ों में उसको वक्त देने की तबीयत नहीं होती है, वो वक्त नहीं देना चाहता है। नहीं नसीम वो भाई, शॉर्टकट रास्ता अपना के, पहले जब हम लोग पढ़ते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो दिन रात हम लोग ऐसे इस तरह से मेहनत करते थे। हमारे साथी तो बीमार पड़ जाते थे पढ़ते पढ़ते। एक सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट में, जिसको लोग कहते हैं कि उर्दू तो खेल है, तो वो मेहनत अब नहीं रही। अब सिर्फ रिजल्ट पे तवज्जो है। जी जी जी, तो हमारे स्टूडेंट भी जो है ना तसाहुल के शिकार हैं
اور ہمارے اساتذہ کو تو ہمارے اساتذہ کے لیے یہ بات تو بہت اچھی ہے. نسیم پہلے بھائی مجھے اسٹوڈنٹ لگتا ہے ٹیچر کہ کو پکڑ کے لاتے تھے، اب تو ٹیچر فری ہو گئے. جی 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 تو وہ بھی تصاویر پسند ہو گئے. نسیم بھائی مجھے لگتا ہے کہ ایک زوال تعلیم کی ایک وجہ جو ہے کہ نااہلوں کی تقرری بھی ہے شاید. بے شک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح اردو کے اساتذہ ہیں جن کا نہ جملہ درست ہوتا ہے نہ املا درست ہے، بلکہ وہ بالجملہ ہی غلط ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی مطلب بچوں کو کیا پڑھائیں گے وہ میرے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس میں صرف آج ہی کی یہ بات نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے 85 86 کا زمانہ، 87 کا زمانہ. ہمارے استاذی محترم پروفیسر قاضی عبدالستار صاحب کہتے تھے کہ اس یونیورسٹی میں بہت سے پروفیسر ایسے ہیں جو پرائمری اسکول کے ٹیچر کے بھی لائق نہیں ہیں، اور منٹو سرکل میں اور سٹی اسکول میں بہت سے اسکول کے ٹیچر ایسے ہیں جو پروفیسر سے بھی اچھی جانکاری رکھتے ہیں اپنے سبجیکٹ پہ. تو یہ المیہ نیا نہیں ہے. اچھا. ہاں ادھر زیادہ ہو گیا ہے. اب کیا ہے کہ پروفیسر کے پیچھے کچھ لڑکے، ہر پروفیسر کے پیچھے کچھ لڑکے ہوتے ہیں، بیگ بردار ہوتے ہیں، اور وہ گھر کا کام کرتے ہیں. جی 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 ان کے آگے پیچھے یہ کرتے ہیں، ان کی بیویوں کو شاپنگ کراتے ہیں، بچوں کو گھماتے ہیں. اب بھائی انسان کی یہ فطرت ہے کہ اوبلائج ہو جاتا ہے، تو لامحالہ جو ہے نا وہ اس کی پیروی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی لحاظ میں ناجائز تقرریاں، آپ نااہل لوگوں کی ناجائز تقرریاں اکثر جگہوں پہ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں. بلکہ رشوت کا بھی بازار کر رہا ہوں. جی بالکل. میں تو جانتا نہیں ہوں. اب تو رشوت لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کہیں کہیں سے اڑتی ہوئی خبریں آتی ہیں کہ اب تو موٹی رقم کا بھی معاملہ چلنے لگا ہے. پہلے سے سب کچھ طے ہو جاتا ہے، انٹرویو سے پہلے گھر پہ سب کچھ لین دین ہونے کے بعد انٹرویو لینے والا چلتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں چلنا ہے. نسیم بھائی یہ ظاہر ہے کہ تنقید کے علاوہ آپ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں اور مشاعرے میں بہت مقبول ہے. تو یہ بتائیں آپ نے اپنی شاعری میں کس طرح کے موضوعات کو برتنے کی زیادہ کوشش کی؟ میں نے اپنے اشعار کے ذریعے کوشش کی ہے کہ شاعری کا جو اصل تقاضا ہے جی 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 اس کو میں لے کے چلوں. عام طور سے بیچ میں کچھ عرصے تک شاعری کو لوگوں نے نثر کے خانے میں ڈال دیا تھا. صرف فکر رہ گئی تھی اور شاعری بے لطف، بے روح، بے کیف شاعری ہو گئی تھی. ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور میں کسی شاعر کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے. تو میں شاعری کے جو روایتی جو لوازمات ہیں میں ان کا قائل ہوں. تو میں اپنے اشعار میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تمام حسن موجود ہو، وہ موسیقیت، وہ غنائیت، وہ شاعری کے تمام آہنگ سب کچھ موجود ہو. اس کے علاوہ ہمارے اطراف میں، ہمارے گرد و پیش میں جو مسائل ہیں ان کو ہم اپنے طور پر پیش کریں. تو میری یہ کوشش ہے. نسیم بھائی آپ تو نثر بھی لکھتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کو نثر میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے شاعری میں؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ شاعری تو چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہے، اور شاعری کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کئی لوگ میری نظر میں ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن شعر کہہ لیتے ہیں. نثر پڑھے لکھے لوگوں کی چیز ہے. لوگ تنقید کرنے والے، انگلی اٹھانے والے یہ کہہ دیں کہ ارے یہ تو نقاد ہیں، مکھی پر مکھی مار کے رکھتے ہیں اور یہ محقق ہیں اور گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، تو یہ بالکل منفی ذہنیت کی بات ہے. ادب میں دانشور کا طبقہ بھی ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، جو چیزوں کی گرہوں کو کھولتا ہے، اور وہ پرتوں کو نہ صرف کھولتے ہیں بلکہ کچھ فن پاروں کی تشریح بھی، تنقید کا ایک کام تشریح بھی ہے. بہت سی چیزوں تک ہمارا عام قاری نہیں پہنچتا ہے، نقاد بتاتا ہے کہ یہاں کیا ہے اور اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں.
नसीम भाई, आपने दानिश्वर तबके का जिक्र किया। ये वो दानिश्वर तबका है जो किसी भी मसले पर कभी भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खामोश रहता है, किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं करता, जो सियासी या समाजी जबर के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाता है। तो ऐसी दानिश्वरी से क्या फ़ायदा है माशरे को? देखिए, वो 1917 का जो रूसी इनकलाब था या फ्रांसी, वो अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हमारा जो उर्दू का दानिश्वर है वो उर्दू की बात करता है सिर्फ। वो सियासी बातें कुछ करते हैं तो वो शोरा ही करते हैं अपने अशार में। शोरा को भले ही जी, यानी नसीम भाई आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे उर्दू अदब के अंदर, उर्दू ज़बान अदब में अब सात्र जैसा कोई राइटर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने समझ लिया है कि मेरा दायरा ये है और मुझे यहीं तक रहना है। फिर अदब पढ़ने का क्या फ़ायदा, फिर दानिश्वरी का क्या फ़ायदा, जब वो आप माशरे में पहले भी बदउनवानियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ ही नहीं बुलंद कर सकते हैं, तो आप गोया कि माशरे के एक मुअत्तल उज़्व होकर रह गए। नहीं, वो तख्लीकी फ़नकार करते हैं ना वो काम, नावल के ज़रिए, अफसानों के ज़रिए, नावल के ज़रिए, अफसानों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए तख्लीकी फ़नकार करते हैं। आप जिनके जबर के ख़िलाफ़ अपने नक़ाद तो उन फ़नकारों का एहतसाब करता है, तज़िया करता है। नसीम भाई, आप जिनके जबर के ख़िलाफ़, जिनके जबर के ताल्लुक़ से आप अपने अफसानों नावलों में लिखते हैं, वो माशरा तो वो नावल अफसाना पढ़ता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? हाँ, ये एक अलग मसला है, ये बहुत ही बड़ा मसला है और इस पे गुफ्तगू भी लंबी हो जाएगी। ये जो उर्दू में पढ़ने लिखने का चलन कम हुआ। नहीं नसीम भाई, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो आप अफसाने या नावल लिख रहे हैं, जिनके ताल्लुक़ से लिख रहे हैं, वो तबका तो पढ़ ही नहीं रहा है आपको नावल या अफसाना। हाँ, वही दिलचस्पी, फिर लिखने का क्या फ़ायदा, आपको कोई मैसेज पहुँच ही नहीं रहा है। उसकी दिलचस्पी कम हो गई। एक तो फनपारों में वो कशिश जो 20वीं सदी के ज़माने में जो फनपारों में, शायरी में, अफसाने में जो कशिश महसूस होती थी क़ारीन को, वो कशिश अब रही नहीं। अब बेलुत्फ़ी का ज़माना है ये। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है जिसने तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। वो अफसाना पढ़ेगा क्यों, वो तो देखेगा और ज़रा पसंद नहीं आया, एक क्लिक किया, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, वो बैठ के क्या पढ़ेगा। तो ये एक आम रुझान हो गया। तो हमारे फनकारों ने उस तरह से मेंटेन नहीं किया। जी जी जी। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमले से कैसे हम अपने को बचा सकें, अपने फनकारों को बचा सकें और उसकी जगह को महफूज रखें, इस पे किसी ने सोचा नहीं। नसीम भाई, आप चूँकि शायर हैं और आपकी शायरी भी हमें सुननी थी, लेकिन हमारे पास ज़रा वक्त कम है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।